हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 1 हो गया था ना, जो मैंने लिटरेरी टर्म्स से एंड फॉर्म्स कराए थे, जिसमें मैंने 100 कराए थे, मैंने 101 तक हम कर लिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पार्ट 1 हो चुका और यहीं पे मैंने एंड कर दिया था क्लास को। तो आज हम 100 और है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देखने से पहले आप क्या करेंगे, ये वाली वीडियो देखेंगे, इसके पहले जो मैंने कराया है लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स, ठीक है, इसको देखेंगे तभी जाके इसको, ये सेकंड पार्ट है उसका। सो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और इसको देखने से पहले आप पहले ये वाली इतना जो क्वेश्चन मैंने 100 कराया 101 तक, वो आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे जो नए हैं, पहली बार वॉच कर रहे हैं चैनल को, मतलब वॉच कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक भी किया करें, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी की अब तक 22 क्लास हो चुकी है, जो मैंने दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, और पूरी थ्योरी क्लास है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर है, ये 22 क्लास जो है एलटी के रिगार्डिंग, ये पूरा आपका थ्योरी ही है। और इसी तरह ये क्लासेस चलती रहेंगी, आपका प्यार एंड सपोर्ट मिला रहेगा तो, ठीक है। इसलिए अपना प्यार सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज की क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जल्दी से हम करेंगे, रैपिड फायर करेंगे, क्योंकि हमें 100 करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज़ अ कैरेक्टर हु डज नॉट चेंज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कैरेक्टर हु डज नॉट चेंज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टोरी, मतलब वह कैरेक्टर क्या कहलाता है जो कहानी के दौरान नहीं बदलता है, तो उसे हम स्टैटिक कैरेक्टर बोलते हैं। ये स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता है, जब कोई स्टोरी होती है ना, स्टोरी की शुरुआत से लेके अंत तक एक जैसा रहता है, मतलब कहानी की शुरुआत से लेके अंत तक एक जैसा ये कैरेक्टर रहता है, इसी को कहते हैं स्टैटिक कैरेक्टर। ये बदलता नहीं है, ठीक है, चाहे यह किसी महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सीखने या विकास से नहीं गुजरता, ठीक है, एक जैसा रहेगा। जैसे शुरुआत में एक कैरेक्टर रहेगा, वैसे लास्ट तक एक कैरेक्टर रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलेगा नहीं, मतलब बदलता नहीं है, तो इसे कहते हैं स्टैटिक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ कैरेक्टर हु अंडरगोज सिग्निफिकेंट इंटरनल चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, मतलब वो कैरेक्टर क्या कहलाता है जो इंटरनल चेंज से गुजरता है, तो उसे बोलते हैं डायनामिक कैरेक्टर। डायनामिक मतलब ही होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। डायनामिक कैरेक्टर, जिसको हम हिंदी में गतिशील कैरेक्टर कहते हैं। डायनामिक कैरेक्टर क्या होता है, डायनामिक कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जो कहानी की घटनाओं के परिणाम स्वरूप बदलता रहता है। जैसे जैसे कहानी बदलेगी, उसके परिणाम स्वरूप ये भी बदलता रहेगा, और डेवलपमेंट होता रहेगा, और कुछ नया सीखता रहेगा। तो ये परिवर्तन के उस दृष्टिकोण, यानी कि व्यक्तित्व और मूल्यों में हो सकता है उसे, मतलब जैसे कि स्टैटिक जो कैरेक्टर होता है, ये ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कहानी कोई स्टार्ट हो रही है, तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक जैसा रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता, वो होता है आपका स्टैटिक कैरेक्टर। और डायनामिक कैरेक्टर ये क्या होता है, इसमें इंटरनल चेंजेस आते हैं, कहानी के साथ साथ, घटनाओं के साथ साथ ये बदलता रहता है, विकसित होता रहता है, और कुछ नया सीखता रहता है। तो ये होता है आपका क्या, डायनामिक कैरेक्टर, और इसका जस्ट उल्टा स्टैटिक कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कैरेक्टर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड मतलब बहुआयामी कैरेक्टर। तो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड मतलब बहुआयामी कैरेक्टर क्या कहलाता है, ठीक है, उसे राउंड कैरेक्टर बोलते हैं। राउंड कैरेक्टर क्या होता है, राउंड कैरेक्टर वास्तविक पर्सन, जो रियलिस्टिक पर्सन की तरह जटिल होता है, मतलब इसके कई गुण, भावनाएं और विरोधाभास होते हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टर होता है ना, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, और रीडर को ना आश्चर्यचकित कर सकता है। जैसे कि E.M. फॉस्टर ने इस शब्द को क्या किया था, राउंड कैरेक्टर, इस शब्द को E.M. फॉस्टर ने क्या किया था, पॉपुलर बनाया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, पॉपुलर बनाया था किसने, E.M. फॉस्टर ने। तो ये राउंड कैरेक्टर है, ठीक है, ठीक है। राउंड कैरेक्टर ऐसे होंगे, एकदम सिंपल याद रखना है, राउंड कैरेक्टर ऐसे होते हैं, ये रियलिस्टिक पर्सन की तरह ही जटिल होते हैं, जो रियल पर्सन होते हैं ना उसी की तरह जटिल होते हैं। इनकी जो क्वालिटीज़ होंगी, इनकी जो भावनाएं होंगी और विरोधाभास होंगे, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्शन करेंगे और रीडर को आश्चर्यचकित कर सकते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अब आते हैं, व्हाट इज़ अ सिंपल एंड वन डायमेंशनल कैरेक्टर। तो वन डायमेंशनल ये याद रखना है, और इसका मल्टी याद रखना है, ठीक है। ये कई चीज़ें कर सकते हैं राउंड कैरेक्टर। और यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ अ सिंपल एंड वन डायमेंशनल कैरेक्टर,
ठीक है। एक सिंपल और एक आयामी कैरेक्टर क्या कहलाता है? एक डायमेंशनल कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर कहलाता है। फ्लैट कैरेक्टर कैसे होते हैं? बहुत सिंपल होते हैं, सरल होते हैं और केवल एक या दो पर्सनालिटीज़ यानी कि दो लक्षणों के लिए जाने जाते हैं। इनके अंदर एक या दो क्वालिटीज़ होती हैं, इसके लिए ये जाने जाते हैं। और राउंड जो होते हैं इनके अंदर कई क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। ये कहानी में एक विशेष भूमिका निभाने के लिए होते हैं। उसमें मतलब उसमें कोई गहराई या जटिलता नहीं होती। ये आमतौर पर बदलते नहीं हैं और कहानी में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक भूमिका निभाने के लिए होते हैं। और ये कोई गहराई या जटिलता, इसमें कोई भी गहराई या जटिलता नहीं होती, तो वो आपके फ्लैट कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लैटिन टर्म फॉर अ स्टोरी दैट बिगिंस इन द मिडिल ऑफ थिंग्स? तो लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कहानी चीज़ों के बीच में शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन मीडियाज रेस ये प्लॉट का एक डिवाइस है जिसमें कहानी की शुरुआत क्या होती है? बीच से शुरू होती है, ठीक है। कहानी शुरुआत से नहीं शुरू होगी बल्कि प्लॉट के बीच से ही होती है। राइटर क्या करता है? राइटर रीडर को सीधे एक्शन में डाल देता है और बाद में फ्लैशबैक या डायलॉग के माध्यम से बैकग्राउंड की जानकारी देता है। यानी कि बैकग्राउंड यानी कि बीच से कहानी जब स्टार्ट करेगा, किसी भी, जैसे आप मूवी भी देखते हो, बहुत सारी ऐसी मूवी होती है जो बीच से स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट वाली चीज़ें डायरेक्टर क्या करेगा? फ्लैशबैक के थ्रू दिखा देगा रीडर को समझाने के लिए कि क्या पास्ट में हुआ था। फिर फ्लैशबैक दिखाते दिखाते कहानी को फिर वहीं बीच से ले आएगा। यानी कि कहानी लेकिन स्टार्ट होती है बीच से, ये चीज़ें डाल, ठीक है। और रीडर को सीधे एक्शन में डाल देता है और बाद में फ्लैशबैक या डायलॉग के माध्यम से बैकग्राउंड दिखाता है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन अनएक्सपेक्टेड पावर आर इवेंट सेविंग अ सीमिंगली होपलेस सिचुएशन स्पेशली इन कंट्रीब्ड प्लॉट? इसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस टर्म को, वो टर्म क्या है जो अनएक्सपेक्टेड पावर या फिर इवेंट का वर्णन करता है, जो एक निराशाजनक स्थिति को बचाता है, स्पेशली एक बनावटी प्लॉट में। तो उसे बोलते हैं ड्वेस एक्स मशीना। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है मशीन से भगवान, यानी कि मशीन से भगवान को बुलाया जाता है। कैसे? इसमें क्या होता है, ये एक प्लॉट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई प्ले है, स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है और प्ले में बहुत सारी समस्या है, ठीक है। ऐसी समस्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो क्या हो रहे हैं, हल नहीं हो रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो लास्ट में क्या होगा, वहाँ स्टेज पे क्या होगा, वहाँ से मशीन रहेगी, उसी मशीन से भगवान को निकाला जाएगा। फिर वो आएंगे, जितनी भी प्लेज में समस्याएं थी सबका क्या करेंगे, निवारण कर देंगे, ठीक है, सबका हल कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, सबको हल कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स थी प्ले में, जो भी प्लेज में प्रॉब्लम दिखाया जा रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स ये लास्ट में आके क्या करेंगे, सब कुछ हल कर देंगे। तो इसका यूज़ कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं ड्वेस एक्स मशीना, ठीक है। ये एक प्लॉट डिवाइस है जिसमें क्या होती है, ऐसी समस्या को अचानक से अनएक्सपेक्टेड हस्तक्षेप द्वारा हल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसे अक्सर एक कमज़ोर राइटिंग तकनीक माना जाता है, ठीक है, डिवाइस माना जाता है, क्योंकि ये कहानी के जो इंटरनल तर्क से उत्पन्न नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम्स रहेगी तो वो स्टेज पे क्या करेंगे, मशीन से भगवान को निकाला जाएगा, वो भगवान आएंगे तो जो भी प्ले में जो समस्याएं रहेंगी उसको हल कर दिया जाएगा। तो इसका यूज़ करते हैं प्ले में, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर और पीरियड? इसको क्या कहेंगे, मतलब राइटिंग की वही स्टाइल क्या है जो किसी पर्टिकुलर राइटर या पीरियड की विशेषता है, तो उसे बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल वह तरीका है जिसमें राइटर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का यूज़ करता है। इसमें राइटर की जो पसंद है, यानी कि राइटर के जो शब्द की पसंद, यानी कि डिक्शन, यानी कि सिंटेक्स, इन सभी का यूज़ वो करता है स्टाइल में। व्हाट इज़ द चॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग? इसे बोलते हैं डिक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पीच या राइटिंग में शब्दों और फ्रेजेस का चुनाव और उसका यूज़ वो क्या कहलाता है, डिक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई राइटिंग लिख रहे हो, उसमें वर्ड्स और फ्रेजेस को आप सिलेक्ट कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो, तो उसे हम डिक्शन बोलते हैं। डिक्शन वही होता है जो राइटर क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल, कोलोक्वल और पोएटिक हो सकता है। तो डिक्शन टोन, मूड और कैरेक्टर के स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल
वेल फॉर्म्ड सेंटेंस, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंटेक्स तो समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो सेंटेंस बनाने के लिए एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स और फ्रेजेस की व्यवस्था है। व्यवस्था क्या कहलाती है? तो सिंटेक्स, जिसको हिंदी में वाक्य विन्यास बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी सेंटेंस में क्या होता है, शब्दों को व्यवस्थित ढंग से उसके रूल और पैटर्न को रेफर करता है। लेखक जानबूझकर लंबे जटिल सेंटेंस या छोटे सरल सेंटेंस का यूज़ करके एक विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए सिंटेक्स में हेर फेर कर सकते हैं। What is the traditional story concerning the early history of a people and explaining some natural or social phenomenon? इसे बोलते हैं मिथ। ठीक है, तो लोगों की शुरुआती इतिहास से रिलेटेड या किसी प्राकृतिक या किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करने वाली एक पारंपरिक कहानी, एक ट्रेडिशनल स्टोरी क्या होती है, उसे कहते हैं मिथ या मिथक या पौराणिक कथा। मिथक एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो किसी संस्कृति की विश्व दृष्टि यानी कि मान्यताओं और मूल को समझाती है। इसमें क्या होगा, मिथक में अक्सर देवी देवता या फिर अलौकिक शक्तियाँ वाले हीरो शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ शॉर्ट अम्यूजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन? इसे क्या बोलेंगे? किसी रियलिस्टिक घटना या पर्सन के बारे में एक छोटी सी इंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग कहानी, उसे क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। एनेक्डोट बहुत छोटी होती है लेकिन अम्यूजिंग होती है और इंटरेस्टिंग होती है, और ये बहुत ही छोटी कहानी होती है जो अक्सर पर्सनल अनुभव पर बेस्ड होती है। ठीक है, ये याद रखना है। इसका यूज किसी पॉइंट को स्पष्ट करने या फिर लिसनर को एंटरटेन करने या किसी पर्सन के कैरेक्टर को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी एंड एग्जैजरेशन टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल, फुलिशनेस और वॉइसेस? इसे बोलते हैं सटायर। क्या बोलते हैं? सटायर बोलते हैं। सटायर क्या होता है? लोगों की मूर्खता, उसके व्यवहार को उजागर करने, उसकी आलोचना करने के लिए हास्य विडम्बना या अतिशयोक्ति का यूज़, वो सटायर कहलाता है। सटायर एक लिटरेरी जॉनरा है जो समाज हो गया या फिर पर्सन हो गए या फिर संस्थान की कमजोरियों और भ्रष्टाचार को सुधारने के इरादे से उनका मजाक उड़ाती है। इसका उद्देश्य केवल हंसाना नहीं होता बल्कि सामाजिक या राजनीतिक टिप्पणी करना भी होता है। सटायर मतलब किसी चीज़ में सुधार लाने के लिए उसका सटायर किया जाए, चाहे समाज हो गया, चाहे कोई पर्सन हो गया या संस्थान, उसकी कमजोरियाँ, उसके भ्रष्टाचार को सुधारने के इरादे में उनका सटायर किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। What is a work created to imitate or make fun of another work? तो पैरोडी है। पैरोडी मतलब नकल। ठीक है, जो दूसरे वर्क की क्या करती है? नकल करती है। ठीक है, पैरोडी किसी फेमस लिटरेरी वर्क या किसी राइटर की या किसी स्टाइल की नकल करती है। लेकिन ये कैसी होती है? ये बहुत ही कॉमिक होती है। कॉमिक प्रभाव के लिए इसकी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब कॉमिक इफेक्ट के लिए इसकी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैरोडी का इंटरटेन होता है, मनोरंजन होता है। जबकि व्यंग का जो व्यंग है ना, ये जो सटायर का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आलोचना करना होता है। सटायर का इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है आलोचना करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो आपका सटायर है, व्यंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और पैरोडी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैरोडी का जो मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। ये किसी लिटरेरी वर्क या किसी राइटर या किसी स्टाइल की नकल करता है। ठीक है, कॉमिक इफेक्ट के लिए उसकी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। व्हाट इज़ अ रिटन कंपोजिशन दैट गिव्स अ पर्सनल ओपिनियन और एक्सप्लोर अ टॉपिक फ्रॉम लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू? तो इसे बोलते हैं एस्से। ठीक है, एस्से क्या है कि एक रिटन कंपोजिशन क्या है? जो पर्सनल राय देती है या फिर किसी सीमित दृष्टिकोण से किसी विषय की पड़ताल करती है, तो इसे एस्से बोलते हैं। निबंध। एस्से क्या होता है? एस्से प्रोज का एक छोटा सा पीस है जो किसी विशेष विषय पर राइटर के जो तर्क हैं, उसका जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उसको प्रस्तुत करना है। ये फॉर्मल होता है। एस्से कैसा होता है? फॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल होता है या फिर अनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल भी। ठीक है, तो ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, एनालिसिस भी होता है, पर्सनल भी होता है। ये सब होता है जो आपका एस्से होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रोज का ही एक छोटा सा पीस है। ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर लेखक के जो तर्क हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उसको दिखाता है, प्रस्तुत करता है। व्हाट इज़ द मतलब उस पर ये लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट पर।
ठीक है, अपना अपना दृष्टिकोण देंगे, उस पर तर्क करेंगे, उस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ अ नॉवल दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लीव्स ऑफ इट्स कैरेक्टर। तो इस नॉवल को क्या कहेंगे? वो नॉवल क्या है जो अपने कैरेक्टर के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जीवन पर सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो वो होता है साइकोलॉजिकल नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल, ठीक है। इस प्रकार के जो नॉवल होते हैं, नॉवल, ये बाहरी घटनाओं की तुलना में कैरेक्टर के जो आंतरिक दुनिया है, जो उसके आंतरिक पर, जो उसके इंटरनल थॉट हैं, उसकी जो इंटरनल दुनिया है, उसकी जो इंटरनल भावनाएं हैं, प्रेरणाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है, बाहरी घटनाओं पर नहीं ध्यान देता है, ठीक है। और ये अक्सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी डिवाइस का यूज़ भी करता है साइकोलॉजिकल नॉवल में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये जो डिवाइस होती है इसमें यूज़ होता है, ठीक है। इसमें कैरेक्टर के इंटरनल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उसके इंटरनल विचार, भावनाएं, प्रेरणाओं, इस पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि ध्यान दिया जाता है, यानी कि उसके इंटरनल विचार, भावनाएं, प्रेरणाओं पर के बारे में होता है। व्हाट इज़ अ फिक्शन दैट इज़ अवेयर ऑफ इट्स फुल एज फिक्शन एज मे ब्रेक द फोर्थ वॉल। इसे बोलते हैं मेटाफिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फिक्शन, वो फिक्शन क्या है, दैट इज़ अवेयर ऑफ इटसेल्फ एज फिक्शन एंड मे ब्रेक द फोर्थ वॉल। जो खुद मतलब जो स्वयं के फिक्शन होने के बारे में जागरूक करता है और फोर्थ वॉल को तोड़ सकता है, तो उसे मेटाफिक्शन कहते हैं। मेटाफिक्शन खुद ही बताता है, मेटाफिक्शन एक ऐसी कहानी है ना जो रीडर को याद दिलाती है कि वह काल्पनिक कहानी पढ़ रहे हैं। मतलब ये स्वयं ही बताएगा कि मैं फिक्शन हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी कहानी है जो कहानी खुद ही बताएगी कि मैं क्या हूँ, मैं काल्पनिक कहानी हूँ, तुम लोग काल्पनिक कहानी पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो राइटर है ना वो सीधे रीडर को एड्रेस कर सकता है, यानी कि चौथी यानी कि फोर्थ वॉल तोड़ना, यानी कि कहानी कहने की प्रक्रिया पर टिप्पणी कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेटाफिक्शन, जो खुद ही बताएगा कि मतलब स्वयं के फिक्शन होने के बारे में ये जागरूक करता है। रीडर अगर इसको पढ़ेगा तो रीडर को ये याद दिला देगा कि हाँ, रीडर काल्पनिक वर्क पढ़ रहा है। व्हाट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स लाइक आर एज। तो सिंपली इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक आर एज। तो जहाँ पे लाइक और एज लगा के कंपैरिजन की जाती है वो होती है सिंपली। जहाँ लाइक और एज हटा के कंपैरिजन की जाती है डायरेक्ट उस चीज़ को जिसमें दो अलग अलग चीज़ों की तुलना लाइक और एज शब्दों का यूज़ करके की जाती है, तो वो आपका सिंपली हो गया, ठीक है। लेकिन जिसमें ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अलग अलग चीज़ों की तुलना लाइक और एज को हटा के की जाती है, तो वो आपका मेटाफर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होती है, लाइक और एज के बिना दो अलग अलग चीज़ों की बीच सीधे तुलना की जाती है, इसे कहते हैं मेटाफर। इसमें एक चीज़ को सीधे तौर पर दूसरी चीज़ कह दिया जाता है, ही इज़ अ लायन, इस तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेटाफर है। What is giving human qualities or abilities to inanimate object or abstract ideas to personification। ये मैंने फिगर ऑफ स्पीच की पूरी क्लास मैंने यूट्यूब पे दी है और आपका वो थ्योरी क्लास ही है, उसमें मैंने पूरा बताया है फिगर ऑफ स्पीच, मतलब पूरा कराया जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने LT की 22 क्लास हुई है ना, उसी में फिगर ऑफ स्पीच की भी एक क्लास है, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाके चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुओं या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को मानवीय गुण दे देना या मानवीय क्षमताएं दे देना, इसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ एन एक्सट्रीम एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। जोर देने या प्रभाव के लिए अत्यधिक अतिशयोक्ति क्या है, तो हाइपरबली है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ वर्ड टू मीन द अपोजिट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग, तो आयरनी, यानी कि किसी शब्द का उसका शाब्दिक अर्थ के विपरीत अर्थ में प्रयोग, आयरनी, विडम्बना। आयरनी में जो कहा जाता है और जो वास्तव में मतलब होता है, ठीक है, या जो अपेक्षित होता है और जो वास्तव में होता है, ठीक है, उसके बीच एक विरोधाभास होता है। इसके कई प्रकार होते हैं आयरन की। आयरनी मतलब होता है जो आप कह रहे हो उसका जस्ट विपरीत, वो हो गया आयरनी, ठीक है। इसके कई प्रकार होते हैं, कॉस्मिक आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है, कई आयरनी है। तो हम समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी और वर्बल आयरनी। तो वर्बल आयरनी आप जो बोलते हो जस्ट उसका विपरीत होता है, यानी कि जो आप किसी को बोल रहे हो शाब्दिक अर्थ जो रहेगा लिटरल मीनिंग उसके विपरीत, वो वर्बल आयरनी हो गया, ठीक है। यानी कि जो आप कह रहे हो वास्तव में कुछ और है, कुछ और कहना चाह रहे हो, यानी कि इनडायरेक्ट किसी की क्या करना, किसी का मजाक बढ़ाना, किसी का व्यंग करना इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट ना कहना,
ठीक है। उसके बाद आता है ड्रामेटिक आयरनी, व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर डू नॉट, व्हाट टाइप ऑफ आयरनी, तो इस टाइप की आयरनी को ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है। ड्रामेटिक आयरनी जिसको हिंदी में नाटकीय विडंबना कहते हैं, ये अक्सर प्लेज में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? प्लेज में होते हैं ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, नाटक वगैरह में होते हैं। ऑडियंस को एक सच्चाई पता होती है लेकिन कैरेक्टर उस सच्चाई से अनजान होता है, जिससे तनाव या क्या होता है, एक स्ट्रेस और कॉमिक पैदा होता है, ठीक है। जैसे एक डरावनी फिल्म में दर्शक जानता है कि हत्यारे कमरे में है लेकिन कैरेक्टर नहीं जानता। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रोमियो एंड जूलियट को उठा लो, ऑडियंस को पता है कि जूलियट जिंदा है लेकिन रोमियो को नहीं पता कि जूलियट जिंदा है। ये होता है ड्रामेटिक कॉमेडी, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When what happens is the opposite of what is expected, what type of irony is it, तो सिचुएशनल आयरनी, ठीक है। जब जो होता है और उसके एक्सपेक्टेड मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसके जस्ट उल्टा होना, तो ये किस प्रकार की आयरनी है? तो ये सिचुएशनल आयरनी है। ये तब होता है जब किसी स्थिति का परिणाम आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे एक फायर स्टेशन में जल जाना, आपने एक्सपेक्ट किया था ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फायर स्टेशन तो नहीं जलेगा लेकिन वहाँ पे ही आग लग जाए, तो ये एक सिचुएशनल आयरनी है। पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाए, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि पुलिस स्टेशन में तो चोरी नहीं होगा, लेकिन वो सिचुएशनल आयरनी है, ठीक है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि पानी हर तरफ है लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। जो आपका एस.टी. कॉलरिज का राइम एंशिएंट मैरिनर में ये लाइनें हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी पानी मतलब पानी हर तरफ है लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। ये भी सिचुएशनल आयरनी है। समुद्र की बात होती है, वहाँ पे नाविकों की कहानी वो बताते हैं, मैरिनर्स की कहानी बताते हैं, तो ये भी क्या है? सिचुएशन, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसका जस्ट उल्टा होना, तो वो आपका सिचुएशनल आयरनी है। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइसेस वर्सा, तो ये तो सैनिक टॉकी है, जैसे कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये तो पता ही है ना। इसमें किसी वस्तु के एक हिस्से का यूज़ पूरी वस्तु को रेफर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑल हैंड्स आर डेक, ऑन डेक, इसमें हैंड का यूज़ ना पूरे मैरिनर्स के लिए किया गया है। और व्हील, जैसे व्हील्स, अगर मैं व्हील्स ले लूँ तो व्हील्स गाड़ी का पहिया है ना, तो अगर व्हील्स बोला जा रहा है इट मीन्स पूरी कार बोली जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट फॉर दैट ऑफ थिंग मिंट, तो मेटोनिमी है। जब किसी वस्तु के नाम की जगह पर उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा नाम ले लिया जाए, वो आपका मेटोनिमी है। इसमें किसी शब्द की जगह पर उससे रिलेटेड दूसरा शब्द यूज़ किया जाए, वो मेटोनिमी है। जैसे कि द पेन इज़ माइटर देन शोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सीमिंगली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट इज़ नेवरथेलेस ट्रू, तो पैराडॉक्स होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सतही तौर पे हमें लगता तो है, हमको क्या लगेगा, जब जैसे हम एक नज़र डालेंगे तो हमको थोड़ा सा विरोधाभासी लगेगा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और थोड़ा एब्सर्ड लगेगा, बेतुका लगेगा, लेकिन गहराई से सोचने पर इसमें एक सच्चाई छिपी होती है, ठीक है। जैसे कि आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मुझे दयालु होने के लिए क्रूर होना होगा, ये भी एक पैराडॉक्स है। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइन टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स एक साथ आ जाएं, ये आपका क्या है? ऑक्सीमोरॉन है। डिफेनिंग साइलेंस है या लिविंग डेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है कि दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू एन एब्सेंट पर्सन, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थिंग, तो इसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इसमें पोएट या स्पीकर किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस करता है जो वहाँ मौजूद नहीं है, या कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई ऐसा विचार हो, जैसे आप बोल सकते हो जैसे वो जीवित हो, ऐसा एड्रेस करते हैं लोग, ऐसे बात करते हैं, ओ रोमियो वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो। जैसे कि पी बी शैली ने वेस्ट विंड में दाऊ बोला है, ओ बोला है बार बार, यानी कि वेस्ट विंड को वो क्या कर रहे हैं? ओ करके पुकार रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वेस्ट विंड कोई पर्सन है। What is a mild and indirect word substituted for one considered too harsh or blunt, तो यूफेमिज्म, ये याद रखना है, इसे बोलते हैं क्या? यूफेमिज्म। किसी अनप्लीजेंट या शर्मनाक बात को कहने पर एक विनम्र, एक टेंडर तरीका, जैसे ही पास्ड अवे, मतलब ही पास्ड अवे बोलना, जैसे ही डाइड की जगह पे ही पास्ड अवे बोलना, ठीक है। व्हाट इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, तो एनाफोरा, इसको मैंने बताया है, ठीक है, एनाफोरा, ठीक है। किसी भी क्लॉज की शुरुआत में ही कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच का ही डिवाइस है जिसमें एक ही वर्ड या फ्रेज
लगातार कई लाइनों या सेंटेंस की शुरुआत में दोहराया जा रहा है और ये ना क्या कर रहा है, ये रिदम और जोर पैदा कर रहा है। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग का भाषण है, आई हैव अ ड्रीम दैट, फिर आगे बोलता है, फिर दूसरी लाइन में बोलता है आई हैव अ ड्रीम दैट। तो ये क्या है, एनाफोरा है। ठीक है, शुरुआत में अगर कोई आपका वर्ड या फ्रेज लगातार लाइनों में शुरुआत में रिपीटेशन हो रही है तो एनाफोरा है, लास्ट में हो रही है तो एपिस्ट्रॉफी है, और दोनों अगर एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो सिंप्लोस है, और एनाफोरा को एपिफोरा भी कहते हैं। इतना चीज़ें याद रखनी है एनाफोरा से। ठीक है, यानी कि शुरुआत में अगर रिपीटेशन हो रही है, जैसे कि आई हैव ड्रीम बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो ये एनाफोरा हो गया। और उसी अगर इसी का जस्ट उल्टा क्या है, एपिस्ट्रॉफी है, यानी कि लास्ट में एंड में अगर बार बार रिपीटेशन हो रही है तो एपिस्ट्रॉफी। और अगर एक ही सेंटेंस में एनाफोरा भी आ जाए और एपिस्ट्रॉफी भी आ जाए तो इसे बोलते हैं सिंप्लोस। इतना ध्यान रखना है, एनाफोरा को क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं, ओ सॉरी एपिफोरा बोलते हैं। व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉज आर सेंटेंसेस, तो इसे क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रॉफी। अभी मैंने बताया है। ठीक है, रिपीटेशन होती है वर्ड की एंड में होती है, सेम उसी का, एनाफोरा का जस्ट उल्टा है एपिस्ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिटोरिकल डिवाइस इन विच टू आर मोर क्लॉजेज आर बैलेंस अगेंस्ट ईच अदर बाय द रिवर्सल ऑफ दियर स्ट्रक्चर, तो इसे बोलते हैं कैसमस। क्या बोलते हैं, क्याजमस। इस तरह याद रखना है। ये क्या होता है, क्याजमस। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें स्ट्रक्चर को, वह फिगर ऑफ स्पीच क्या है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस क्लॉजेस को उसके स्ट्रक्चर के उलट फेर कर दिया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, उलट फेर कर दिया, जैसे कि ए बी, फिर दूसरे में बी ए, इस तरह। ठीक है, इसे बोलते हैं आपको क्याजमस, क्रिच क्रॉस वाला। ठीक है, इससे पहले फ्रेजेस के क्या किया जाता है, ग्रामेटिकली तरीके से दूसरे फ्रेज में उलट दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वो आपका जैसे आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, फिर आस्क, अब क्या हुआ, आस्क करके फिर व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, उलट कर दिया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर को उलट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया जाता है, वो होता है क्याजमस। जैसे मैंने कहा ए बी फिर बी ए, इस तरह। ठीक है, व्हाट इज अ स्टेटमेंट दैट डेलिबरेटली मेक्स अ सिचुएशन सीम लेस इंपॉर्टेंट और सीरियस दैन इट इज़, तो इसे बोलते हैं अंडर स्टेटमेंट। ये हम जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं उतना डीप नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ जितना ज़रूरी है उतना मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो अंडर स्टेटमेंट ये क्या होता है, ये हाइपरबोली का उल्टा होता है। ठीक है, हाइपरबोली का ये उल्टा होता है। हाइपरबोली में बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, और अंडर स्टेटमेंट किसी बात को कम करके बताया जाता है। इसमें ना किसी चीज़ के महत्व को कम करके बताया जाता है, और अक्सर ये क्या करता है, आयरनी इफेक्ट डालता है। जैसे कि उदाहरण फॉर एग्जांपल, एक तूफान में अपना घर खोने के बाद कहना, वी हैव हैड अ बिट ऑफ बैड वेदर, मतलब मौसम थोड़ा ख़राब हो गया। मतलब एक तूफान आया था और आपका घर भी चला गया, और हमने क्या कहा, वी हैव हैड अ बिट ऑफ बैड वेदर, मतलब मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था। तो ये क्या है, अंडर स्टेटमेंट करके, मतलब कम करके बताना किसी बहुत भारी चीज़ को। व्हाट स्पेसिफिक फॉर्म अंडर स्टेटमेंट अफर्म्स समथिंग बाय डिनाइंग इट्स अपोजिट, तो ये होता है लिटोटस। लिटोटस बस इतना ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, किसी पॉजिटिव बात को नेगेशन के थ्रू बताना, किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव स्टेटमेंट को नेगेशन के थ्रू बताना। जैसे वेरी गुड ना कहकर, जैसे मैंने कहा, वो जैसे आप कोई वर्क लिख रहे हो, मैंने कहा वेरी गुड ना लिख के नॉट बैड। ठीक है, जैसे कुछ किसी ने खाना बनाया, पूछा खाना अच्छा है, अब वेरी गुड नहीं बोलोगे आप, वेरी गुड ना बोल के नॉट बैड मीन्स अच्छा है। ठीक है, ये होता है लिटोटस। जैसे ये भी आप बोल सकते हो, सी इज़ नो फुल मीन्स सी इज़ क्लेवर। सी इज़ क्लेवर ना बोल के आप क्या बोलोगे, सी इज़ नो फुल। अगर उसको क्लेवर ना बोलना है, किसी अफर्मेटिव स्टेटमेंट को अगर आप, ठीक है, अगर आप नहीं बोल रहे, जैसे मैंने कहा सी इज़ क्लेवर ना बोल के सी इज़ नो फुल बोल दो, अर्थ वही निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें नो और नॉट का यूज़ किया जाता है, किसमें, लिटोटस में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सी इज़ नो फुल मीन्स सी इज़ क्लेवर। व्हाट इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स, तो पन होता है। ठीक है, पन, ये शब्दों के साथ क्या होता है, ये प्ले ऑन वर्ड्स होता है, शब्दों के साथ खेलना। जैसे लाई शब्द के दो मतलब हैं। ठीक है, लाई के दो मतलब हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पन मतलब क्या होता है,
एक ही वर्ड का दो अलग अलग अर्थ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लेसिंग टू कंट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर टू अचीव आर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, इसे एंटीथीसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को, दो अपोजिट शब्दों को एक ना बैलेंस फॉर्म में रखना, एक पैरेलल स्ट्रक्चर में रखना, एक साथ रखा जाता है ताकि उनके अंतर को उजागर किया जा सके। जैसे मैंने कहा मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जैसे मैंने कहा टू एर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि दो अपोजिट आइडियाज़ हैं या दो अपोजिट शब्दों को, वर्ड्स को एक संतुलित वे में रखना, एक बैलेंस वे में रखना या एक पैरेलल स्ट्रक्चर में रखना, उसे बोलते हैं एंटीथीसिस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विविड लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस फॉर द रीडर, तो इसे बोलते हैं इमेजरी। ठीक है, इमेजरी जो होती है रीडर के लिए मानसिक चित्र बनाने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ क्या है, वो इमेजरी है। ठीक है, इमेजरी जो होती है ना वो एक डिस्क्राइब करने वाली लैंग्वेज होती है जो 5 इंद्रियों जैसे कि दृष्टि, श्रवण यानी कि सुनना, टेस्ट, स्मेल, टच, इन सबको क्या करती है, आकर्षित करती है ताकि रीडर अपने मन में एक चित्र का अनुभव कर सके। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन आइडिया दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, तो सिंबल है। किसी वस्तु या विचार क्या है जो किसी और चीज़ के लिए खड़ा होता है, तो सिंबल है। ठीक है, सिंबल एक वस्तु, एक पर्सन या स्थान है जिसका एक लिटरल मीनिंग होता है, वह अपने से परे किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि डव, डव क्या है, कबूतर है, लेकिन अभी इसका तो लिटरल मीनिंग हो गया कबूतर, यही तो हो गया। लेकिन अगर हम इसका देखें, लिटरल मीनिंग यही होता है, लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग देखें, ये किसके लिए सिंबल देखें, तो ये क्या है, एक शांति का प्रतीक है, शांति का सिंबल है। ठीक है, व्हाट इज अ सेइंग, अ रिमार्क, एक्सप्रेशन एंड आइडिया इज अ क्लेवर इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, इसे बोलते हैं एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? ठीक है, एपिग्राम बहुत छोटा होता है और बुद्धिमानी भरा होता है, विट होता है, और अक्सर कैसा होता है, सटारिकल स्टेटमेंट होता है, व्यंग्यात्मक कथन होता है जो आश्चर्यजनक मोड़ के साथ क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड पॉइंट के साथ ये एंड होता है, उसे बोलते हैं एपिग्राम। जैसे मैंने कहा आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ऑस्कर वाइल्ड का। व्हाट इज़ अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ आर ऑब्जर्वेशन, तो एफोरिज्म में हो जाता है। एफोरिज्म मतलब आप सूक्ति बोल सकते हो, एक ये भी छोटा होता है लेकिन एक यादगार स्टेटमेंट होता है जो जीवन के बारे में एक जनरल ट्रूथ बताता है। ठीक है, ये एपिग्राम की तरह ज़रूरी नहीं कि मजाकिया हो। ठीक है, ये एपिग्राम की तरह मजाकिया नहीं होता है। ये एक कहावत होती है ना, अफोरिज्म, कहावत छोटी होती है लेकिन यादगार स्टेटमेंट होती है, जीवन के बारे में एक समान सत्य बताता है। जैसे कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ वर्ड और फ्रेज ओपन टू आर मोर इंटरप्रिटेशंस, तो इसे बोलते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब अनेक अर्थ। जब किसी शब्द का यानी कि जब किसी वर्ड, फ्रेज या स्टेटमेंट का अर्थ क्लियर ना हो और उसके एक से अधिक संभावित अर्थ हो, एक से अधिक उसके मीनिंग हो, तो उसे हम एम्बिग्विटी कहेंगे। राइटर कभी कभी जानबूझकर गहराई और जटिलता जोड़ने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं एम्बिग्विटी का। समझ में आया? जब किसी शब्द, फ्रेज या स्टेटमेंट का अर्थ क्लियर ना हो, उसकी मीनिंग क्लियर ना हो, तो उसके एक से अधिक मीनिंग हो, तो वो एक एम्बिग्विटी ही है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, इवेंट एंड अदर लिटरेरी वर्क, तो इसे बोलते हैं एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? जब किसी फेमस पर्सन, किसी जगह, किसी ऐतिहासिक घटना, मिथ का एक संक्षिप्त और इनडायरेक्ट रेफरेंस देना। राइटर ये मानकर चलता है कि ये जो मैं रेफरेंस अपने वर्क में दे रहा हूँ, किसी भी राइटर का उल्लेख दे रहा हूँ, तो रीडर इस रेफरेंस को पहचान लेगा। जैसे आप देख सकते हो टी.एस. इलियट का जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वहाँ पे हैमलेट का नाम लेता है ना, हैमलेट का, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। तो वहाँ पे टी.एस. इलियट ने हैमलेट का नाम क्यों लिया? वो रेफरेंस दिया उन्होंने। ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया उन्होंने। लेकिन टी.एस. इलियट को पता था कि रीडर जो पढ़ेगा तो रीडर हैमलेट को जानता है पहले से, तो इसलिए राइटर जो रेफरेंस देता है ना, तो राइटर को पता है कि रीडर इस रेफरेंस के बारे में पढ़ा होगा, जानता होगा, वो पहचान लेगा, तो वो होता है एल्यूजन। ठीक है, बहुत सारे एल्यूजन हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फेरी मैब, क्वीन फेरी मैब, जो आपका क्या बोलते हैं उसमें, रोमियो एंड जूलियट में मर्क्यूसिए की स्पीच में है। ठीक है, फेरी मैब।
और वही अब मैंने कहाँ पढ़ाया है आपको, एल एलिग्रो में पढ़ाया है मिल्टन के, और मिल्टन ने भी फेरी मैप के बारे में जिक्र किया है। तो ये क्या हो गया, अल्यूजन हो गया, ठीक है, जो मिल्टन ने लिया है वहाँ से। और रीडर को पहले से पता है, रीडर पढ़ रहा है तो उसको पता है कि फेरी मैप को मैंने कहाँ पढ़ा था, शेक्सपियर के मर्क्यूशियो के स्पीच में पढ़ा था, शेक्सपियर ने यूज़ किया है। तो अगर राइटर दे भी रहा है एल्यूजन ना, तो राइटर ये मानकर चलता है कि रीडर इस एल्यूजन को पहचान लेगा, ठीक है। एल्यूजन तभी अच्छा लगता है जब रीडर पहचान लेता है, अदरवाइज एल्यूजन देने का कुछ मतलब नहीं है ना। व्हाट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर इफेक्ट नॉट रिक्वायरिंग एन आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई जवाब नहीं, मतलब जिसका ऐसा क्वेश्चन जो पूछा तो जाता है सिर्फ इफेक्ट डालने के लिए, जवाब के लिए, ऐसे क्वेश्चन को हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो उत्तर पाने के लिए नहीं बल्कि एक पॉइंट पर जोर देने या रीडर को सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये उत्तर पाने के लिए, आंसर पाने के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन ओवर यूज फ्रेज और ओपिनियन दैट हैज लॉस्ट हिज ओरिजिनल मीनिंग और इफेक्ट, इसे बोलते हैं क्लिश। क्लिश एक ऐसा मुहावरा है, एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा थॉट है जो इतना अधिक यूज़ किया जा चुका है कि वह अपनी मौलिकता और अपनी प्रभावशालिता खो चुका है। तो अच्छे राइटर क्लिश से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं बहुत ईजी बता रही हूँ, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी जो वर्ड है वो इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है, इतना लोगों ने इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया है कि ये अपनी इसकी जो मौलिकता है, ठीक है, इसकी जो प्रभावशीलता ये खो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is a figure of speech where a single word applies to or others in different senses, इसे ज़ेगुमा बोलते हैं, ये याद रखना है, ज़ेगुमा। जैसे कि जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर, एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट के लिए आए, उसे ज़ेगुमा बोलते हैं। इसमें एक वर्ब या फिर एक एडजेक्टिव दो नाउन पर लागू होता है, लेकिन दोनों के लिए उसका जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड टेम्पर, तो जॉन ने, अब लॉस्ट यहाँ पे जॉन ने क्या खोया, कोट भी खो दिया और टेम्पर भी खो दिया। यहाँ पे दो नाउन है, एक अकेला जो वर्ब है वो दो नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन दोनों के लिए इसका जो अर्थ है, इसकी जो मीनिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे जॉन ने खो दिया, अगर हम देखें तो जॉन ने क्या खोया, जॉन ने अपना कोट खो दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, जॉन ने अपने नियंत्रण को खो दिया, टेम्पर को खो दिया, दोनों ही बात हो रही है और ये खोना वर्ड दोनों के लिए आ रहा है। तो ये होता है ज़ेगुमा, जहाँ एक वर्ब दो नाउन पर लागू होता है और दोनों के लिए उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। What term describe an attribute to descriptive phrases expressing a quality of person or thing mention, इसे एपिथेट बोलते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। एपिथेट मतलब ये होता है, ठीक है, ऐसा शब्द जहाँ पे व्यक्ति का जो क्वालिटीज़ है, यानी कि पर्सन की जो गुण हैं, या पर्सन हो गया या कोई वस्तु हो गई, वस्तु के गुण को व्यक्त करने के लिए एक एडजेक्टिव या फिर एक डिस्क्रिप्शन वाला फ्रेज का यूज़ करना, उसे एपिथेट कहते हैं। एपिथेट मतलब ही होता है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जैसे कि आप बोल सकते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट रिचार्ड द लायन हॉर्ट को कहा जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हो बार्ड ऑफ एवॉन, किसे कहा जाता है, शेक्सपियर को, क्योंकि शेक्सपियर की क्वालिटीज़, शेक्सपियर के गुण को एक्सप्रेस करने के लिए हमने उनको एक नाम दिया है, एक एपिथेट दिया है, उनका क्या दिया है, बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है, ये होता है। व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ सिंपैथेटिक पिटी और सॉरो फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स, तो इसे पैथोस बोलते हैं। पैथोस क्या होता है, ये लिटरेचर में एक क्वालिटी को बताता है जो ऑडियंस या रीडर में क्या भरता है, पिटी, सहानुभूति या दुख की भावना पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी कि राइटर कैरेक्टर की दर्द का वर्णन करके पैथोस उत्पन्न करता है, ठीक है, कैरेक्टर के दर्द के बारे में बताता है, जिससे एक पैथोस उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है। व्हाट इज अ स्टोरी और विजुअल इमेज विद अ सेकेंड डिस्टिंक्ट मीनिंग पार्शियली हिडन बिहाइंड इट्स लिटरल और विजुअल मीनिंग, तो इसे एलिगरी बोलते हैं, ठीक है। एलिगरी क्या होता है, एलिगरी एक ऐसी कहानी है जिसमें कैरेक्टर घटनाएं क्या होती हैं, जिसमें एलिगरी बस इतना समझना है, इसमें दो स्टोरी चलती है, एक तो आपकी सरफेस स्टोरी, मैंने पढ़ाया ऊपर आया भी है, एक सरफेस स्टोरी चलती है और एक आपकी हिडन स्टोरी, साथों साथ एक हिडन स्टोरी भी चलती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एन imitation of the style of a particular writer or genre with deliberate exaggeration for comic effect, इसे बर्लेस्क कहते हैं। बर्लेस्क क्या होता है,
ठीक है। तो याद रखना बर्लेस्क जो होता है ना, ये भी एक कॉमिक, लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क है जो किसी गंभीर विषय को तुच्छ तरीके से और किसी तुच्छ विषय को गंभीर तरीके से प्रस्तुत करके उसका मजाक उड़ाता है। तो यही उसे बर्लेस्क है। यानी कि अगर मैं इसको ईजी में समझाऊँ तो बर्लेस्क वही होता है, एक ड्रामेटिक वर्क ही है, एक लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क है जिसमें अगर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट ट्रिवियल होगा, यानी कि ये जिसकी भी नकल कर रहा है, अगर उसका अगर सब्जेक्ट ट्रिवियल होगा तो ये क्या करेगा, बर्लेस्क क्या करेगा, उसको क्या करेगा, अगर मतलब सब्जेक्ट ट्रिवियल है तो इसको बहुत सीरियस तरीके से दिखाएगा। ट्रिवियल है तो सीरियस करके दिखाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट क्या है, सीरियस है, नहीं ट्रिवियल है, तो इसको गंभीर तरीके से दिखाएगा, यानी कि सीरियस तरीके से दिखाएगा। और अगर सब्जेक्ट सीरियस है तो उसको ट्रिवियल की तरीके से दिखाएगा। समझ में आया? उल्टा अपोजिट करेगा। ये बर्लेस्क का काम है। ऐसा क्यों करता है? ताकि मजाक बनाया जा सके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब किसी गंभीर विषय, जब किसी सीरियस सब्जेक्ट को ट्रिवियल तरीके से या किसी ट्रिवियल सब्जेक्ट को गंभीर तरीके से, सीरियस तरीके से प्रस्तुत करना, मजाक बनाना, यही काम है इसका बर्लेस्क का। What is the use of dispersing of a offensive word or phrases instead of a neutral one? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिस्पेमिज्म, ठीक है। ये यूफेमिज्म का उल्टा है, ठीक है। किसका उल्टा है? यूफेमिज्म, जो हमने ऊपर पढ़ा है यूफेमिज्म का उल्टा है। इसे बोलते हैं डिस्फेमिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें किसी चीज़ के उसकी रियलिस्टिक से अधिक कठोर, अनप्लीजेंट, आक्रामक दिखाने के लिए शब्दों का यूज़ किया जाता है। समझ में आया? यानी कि यूफेमिज्म में क्या होता है? यूफेमिज्म में अनप्लीजेंट वर्ड को प्लीजेंट वर्ड यूज़ किया जाता है ना, यही तो कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? डिस्पेमिज्म जस्ट उसका उल्टा है। इसमें किसी चीज़ का जो वाकई में जो रियलिटी रहेगी उससे अधिक कठोर दिखाया जाएगा, उससे अधिक हार्श दिखाया जाएगा, उससे अधिक अनप्लीजेंट दिखाया जाएगा। जस्ट उसका उल्टा है यूफेमिज्म का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। What is the pompous inflated style of speaking or writing? इसे बम्बास्ट कहते हैं। बम्बास्ट एक ऐसी भाषा होती है जो बहुत भव्य होती है, बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन जिसमें बहुत कम अर्थ या सामग्री होती है, मटेरियल बहुत कम होते हैं, अर्थ बहुत कम होते हैं। इसका यूज अक्सर दूसरों को प्रभावित करने या विषय के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए किया जाता है। उसे बोलते हैं बम्बास्ट, बहुत बढ़ा चढ़ाकर। जैसे बम्बास्टिक वे में ये लोग लिखते थे यूनिवर्सिटी विट्स, किसी चीज़ का, जैसे किसी चीज़ को इन्वोक करना हो गया या किसी चीज़ का वेलकम करना हुआ तो काफ़ी प्रभावशाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे। ये होता है बम्बास्टिक, इन्फ्लेटेड स्टाइल रहती थी। व्हाट इज़ द, बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी चीज़ को, ठीक है। व्हाट इज़ द ओमिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स दैट आर सुपरफ्लुअस आर एबल टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंटेक्चुअल क्लूज, तो इसे बोलते हैं एलिप्सिस, ठीक है। एलिप्सिस क्या होता है? ग्रामर में हम देखें, एक या एक से अधिक शब्दों को सेंटेंस से हटाना जो रीडर के लिए समझना आसान है। राइटिंग में इसे अक्सर 3 पॉइंट्स, इस तरह राइटिंग में अक्सर 3 पॉइंट्स, ये याद रखना, राइटिंग में अक्सर इसे 3 पॉइंट द्वारा दर्शाया जाता है, जो ये इंडिकेट देता है कि पार्ट का, यानी कि टेक्स्ट का या लाइन का एक हिस्सा छोड़ दिया गया है और ये थॉट अधूरा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसे बोलते हैं एलिप्सिस, ठीक है। ये एक या एक से अधिक शब्दों को सेंटेंस से हटाना जो रीडर के लिए समझना आसान हो जाता है। Which critical approach focuses on the text itself, ignoring authorial intent and reader response? इसे बोलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म या फॉर्मेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे न्यू क्रिटिसिज्म या फॉर्मेलिज्म कहेंगे, ठीक है। वो कौन सा क्रिटिसिज्म दृष्टिकोण है जो राइटर के इरादे और रीडर की रिएक्शन को नज़रअंदाज करते हुए केवल टेक्स्ट पर ही ध्यान करता है, तो उसे बोलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म ये 20वीं सेंचुरी की एक लिटरेरी मूवमेंट था जो मानता था कि अगर आप कोई लिटरेरी वर्क का अर्थ ढूंढ रहे हो तो वो कहाँ ढूंढो, वो टेक्स्ट के अंदर ही आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप किसकी तरफ ध्यान दो, आप राइटर के इंटेंशन की तरफ ध्यान दो, राइटर के इंटेंशन की तरफ मत ध्यान दो। अगर आप किसी वर्क का एनालिसिस कर रहे हो तो उस वर्क के, यानी कि उस टेक्स्ट के अंदर ही ध्यान कीजिए, उस टेक्स्ट के अंदर ही एनालिसिस करिए, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर को देखिए, उसके इमेजरी को देखिए, उसके मीटर, ये सारे पर एनालिसिस आप कर सकते हो। ये नहीं कि राइटर की जीवनी या इरादे, इस पर आप एनालिसिस नहीं करते। ये न्यू क्रिटिसिज्म का मानना था। आगे आते हैं, व्हाट फैलेसी रेफर्स टू एरर ऑफ जजिंग आर वर्क बाय द ऑथर सपोज्ड इंटेंशनल, तो इसे बोलते हैं इंटेंशनल फैलेसी।
ठीक है। तो ये जो था ये न्यू क्रिटिसिज्म का एक प्रमुख सिद्धांत था। इसके अनुसार किसी भी वर्क का मूल्यांकन इस आधार पर करना एक गलती है कि राइटर का उसे लिखने का इरादा क्या था। यानी कि किसी वर्क का अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि राइटर का इंटेंशन क्या था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। न्यू क्रिटिसिज्म का तर्क ये था कि जब एक बार जब वर्क लिख दी जाती है तो वो राइटर्स मतलब वह जो वर्क है ना वो राइटर से स्वतंत्र हो जाती है और उसका अर्थ केवल कहाँ मिलता है, टेक्स्ट के भीतर ही खोजना चाहिए, ना कि राइटर के इंटेंशन पर। ये था इंटेंशनल फैलेसी। व्हाट फैलेसी रेफर्स टू द एरर ऑफ जजिंग वर्क बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर। तो अफेक्टिव फैलेसी, ये ध्यान रखना है, ये भी न्यू क्रिटिसिज्म का ही एक सिद्धांत था और इसके अनुसार किसी भी वर्क का मूल्यांकन इस आधार पर करना एक गलती है कि वह रीडर में क्या भावनाएं पैदा करता है। यानी कि अगर आप किसी वर्क का एनालिसिस कर रहे हो तो वो वर्क आपको रुला दे रहा है, उस बेस पे आप उस वर्क को अच्छा कह रहे हो, तो ये गलती है, एक फैलेसी है। आप ये नहीं कि वो वर्क आपको इमोशनल कर दिया। आप किसी वर्क को एनालिसिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अगर वो वर्क से आप रो दिए या इमोशनल हो गए तो आप कह दिए ये वर्क बहुत अच्छा है, ये एक फैलेसी है। बल्कि आपको क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है, उस वर्क के जो टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, वो सही से यूज़ हुआ है कि नहीं, उसका एनालिसिस करना, तब जाके आप एक अच्छे वर्क को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये होता है अफेक्टिव फैलेसी। व्हाट क्रिटिकल अप्रोच एग्जामिन्स लिटरेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये होता है न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, वो जो आपका क्रिटिकल, आप बोल सकते हो क्रिटिकल अप्रोच एग्जामिन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो लिटरेचर के उसके बैकग्राउंड, उसके हिस्टोरिकल और उसके कल्चरल बैकग्राउंड के संदर्भ में जांचता है, तो वो न्यू हिस्टोरिसिज्म। इनका कहना था कि अगर आप किसी भी लिटरेरी वर्क को जांच रहे हो तो वो उसी समय जांचिए, यानी कि उसी समय, यानी कि जब आप जिस वो वर्क आया है, अगर आप उसी समय उस वर्क को जांच रहे हो तो उसके हिस्ट्री को, उसकी संस्कृति से अलग मत करो, सब कुछ जांचो। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, उसके जो लेटर्स हैं, उसके जो लॉज, जो क्या बोल सकते हैं कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी का विश्लेषण करो। अगर आप किसी भी वर्क का जांच रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो उसी समय करो और उसके हिस्ट्री, यानी कि उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड का भी एनालिसिस करो। ये काम था न्यू हिस्टोरिसिज्म का। आगे बढ़ते हैं। विच थ्योरी एनालिसिस लिटरेचर बाय लुकिंग एट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एंड लिंग्विस्टिक कोड्स। तो ये होता था स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता था, ये जो आया है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। स्ट्रक्चरलिज्म भाषा विज्ञान से आया हुआ है और ये मानता था कि सभी मानव प्रणाली, यानी कि लिटरेचर सहित सब स्ट्रक्चर द्वारा ही बने हैं, सब स्ट्रक्चर द्वारा ही शासित होती हैं। ठीक है, ये किसी वर्क के अनूठेपन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन इंटरनल नियम और कोड और पैटर्न का विश्लेषण करता है। यानी कि जैसे कोई वर्क है, ठीक है, कोई वर्क का, ये किसी वर्क पर क्या ध्यान दे रहा है, मतलब उस वर्क का अगर देखा जाए, मतलब वो वर्क कितना इमोशनल है, कितना सीरियस है वो वर्क, इस पर ध्यान नहीं देता स्ट्रक्चरलिज्म। बल्कि ये वर्क के जो अंदर जो नियम है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जो कोड है, जो पैटर्न है, इसका विश्लेषण करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म जो सभी कहानियों या कविताओं में समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which theory associated with Derrida suggests that language is unstable and meaning is never fixed। इसे बोलते हैं deconstruction। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, इसके लिए दो नाम आते हैं। ठीक है, ब्रैडस्ले। ठीक है, इन दोनों इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी दो नाम आता है। इन दोनों टर्म्स को क्वाइन करने वाले वी.के. विमसेट और मोनरे ब्रैडस्ले हैं। तो ये दोनों नाम याद रखना, मैंने बताया नहीं था। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं विदर। ठीक है, तो डिकंस्ट्रक्शन हो गया, इसको समझा दिया, समझाया ना इसको। अच्छा, डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर हम देखें तो ये डेरिडा से जुड़ा हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जैक्स डेरिडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डेरिडा से जुड़ा ये कौन सा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये जुड़ा है, बताता है जो लैंग्वेज है वो अस्थिर है, यानी कि लैंग्वेज की सिर्फ एक मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये किसी एक अर्थ पर निश्चित नहीं होता है। इनका कहने का मतलब ये था, जैक्स डेरिडा का, कि किसी भी टेक्स्ट के भीतर उसके आंतरिक विरोधाभासी छिपी हुई मान्यताएं और अनसर्टिनिटीज़ को उजागर करना। ये दिखाता था कि कैसे एक लेसन खुद को ही कमज़ोर करता है और कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं हो सकती। यानी कि एक वर्ड, अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूँ कि एक वर्ड की कई मीनिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो गुड है
जैसे मैंने कहा गुड मीन्स अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि यही इसकी मीनिंग बस इसी पे ख़त्म हो गया, इसके और भी मीनिंग हो सकती हैं। ऐसा नहीं है ये इसका लास्ट इसका अर्थ था, लास्ट ही इसकी मीनिंग थी। तो ये इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टर्म डिड डेरिडा यूज फॉर द आइडिया दैट मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड एंड डिपेंडेंट ऑन डिफरेंस। तो इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। डेरिडा ने उस विचार के लिए किस शब्द का यूज़ किया था कि जो हमेशा डिफर्ड और डिफरेंस पर निर्भर करता है, तो वो होता है डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो इसको समझते हैं, ये जो आपका डिफर है ना, डिफर्ड एंड, ठीक है, ये जो आपका डिफर है, यानी कि ये दोनों फ्रांसीसी शब्द हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये, ठीक है, ER, ठीक है, इसका मतलब होता है अंतर करना, डिफरर। और एक होता है DEFERER, एक ये होता है डिफरर, इसका मतलब भी होता है अंतर करना। और ये इसका मतलब क्या होता है? डिफर, इसका मतलब होता है स्थगित करना। क्या होता है? स्थगित करना। ये दोनों ना फ्रेंच शब्द हैं और दोनों का समझ लो ये एक पन है। इसका मतलब किसी शब्द का अर्थ इसलिए है क्योंकि वह दूसरे शब्द से अलग है, और ये अर्थ हमेशा स्थगित होता रहता है क्योंकि हर शब्द हमें दूसरे शब्द की ओर ले जाता है और हम कभी भी एक अंतिम स्थिर अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि हर शब्द हमें एक नई मीनिंग देता है, तो हम कैसे पहुंच जाएंगे कि हाँ इसका लास्ट ही मीनिंग यही है, जो मैंने भी समझाया, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया, डिफरेंट मतलब अंतर करना, और एक होता है डिफर यानी कि स्थगित करना, जो कि एक पन है। तो इसका मतलब किसी शब्द का अर्थ इसलिए है क्योंकि वह उन दूसरे शब्द से अलग है। व्हाट इज द डीकंस्ट्रक्टली, ठीक है। तो व्हाट इज द डीकंस्ट्रक्शनिस्ट टर्म फॉर अ पॉइंट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी आर इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन इन अ टेक्स्ट। तो इसे अपोरिया बोलते हैं, ठीक है। अपोरिया जो होता है एक लेसन के भीतर, यानी कि एक लेसन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ लेसन खुद का खंडन करता है या एक ऐसी पहेली प्रस्तुत करता है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा ये गतिरोध है जहाँ लेसन के कई अर्थ निकलते हैं और कोई एक निश्चित व्याख्या संभव नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अपोरिया। व्हाट क्रिटिकल अप्रोच एनालाइज लिटरेचर दो द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक्स, तो मार्क्सिज्म। तो ये ध्यान रखना है, मार्क्सिज्म जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है ये दृष्टिकोण। लिटरेचर को सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को क्या करना? प्रतिबिंब बनाना। ये जांचते थे कि लिटरेचर मतलब कैसे वर्ग क्लास से आती है, कैसी विचारधारा से आती है, कैसे शक्ति संरचनाओं को दिखाता था, कैसे प्रभावित करते हैं। इन मार्क्सिज्म व्हाट टर्म रेफर्स टू द इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी, तो बेस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्क्सवाद में वो कौन सा शब्द है, कौन सा टर्म है जो समाज के आर्थिक आधार को क्या करता है? रेफर करता है, तो वो बेस है यानी कि आधार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इन मार्क्सिज्म व्हाट टर्म रेफर्स टू द कल्चर, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, तो इसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि मार्क्सवाद में वो कौन सा शब्द है जो संस्कृति, संस्थान और राजनीतिक शक्ति स्ट्रक्चर को रेफर करता है, तो इसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर ये भी आर्थिक बेस पर ही टिका होता है। इसमें भी संस्कृति, कानून, राजनीति, धर्म, शिक्षा, साहित्य सभी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार बेस यानी कि अर्थव्यवस्था, सुपर स्ट्रक्चर में संस्कृति, दोनों को निर्धारित करता है। विच अप्रोच एग्जामिन्स हाउ लिटरेचर रिप्रेजेंट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसे बोलते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। वो कौन सा दृष्टिकोण ये जांचता है कि जेंडर का रिप्रेजेंट कैसे करता है और उसे कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसे बोलते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि नारीवादी आलोचना, ठीक है। इसमें दिखाया जाता है कि लिटरेरी वर्क में महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है, पुरुष और महिला राइटर के बीच में अंतर, और कैसे साहित्य लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत या चुनौती देता है। व्हाट इज़ अ ब्रांच ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म दैट स्टडीज बुक्स बाय वीमेन, तो गाइनो क्रिटिसिज्म। ये ध्यान रखना, नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की वो कौन सी ब्रांच है, कौन सी शाखा है जो महिलाओं द्वारा लिखी गई बुक का अध्ययन करती है, तो वो है गाइनो क्रिटिसिज्म। जहाँ पे जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल बुक को मतलब जो फीमेल जो नारी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेमिनिस्ट
यानी कि जो फीमेल वर्क लिखती हैं, ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की ये एक शाखा है गाइनो क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है कि महिलाओं द्वारा जो बुक लिखी जाती है इसका अध्ययन होता है। तो ये शब्द जो है ना, ये शब्द है ना एलन शॉल्टर, नाम याद रखना है इसको, एलन, ठीक है, एलन शॉल्टर, SCHOWALTER, एलन शॉल्टर द्वारा क्वाइन किया गया था। इस शब्द को इन्होंने क्वाइन किया था, ठीक है, याद रखना है। ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का वह पार्ट है जो केवल महिला लेखकों पर ध्यान केंद्रित करता था, उनकी राइटिंग स्टाइल पर, उनके थीम पर एक अलग महिला साहित्यिक परंपरा का निर्माण करता था। गाइनो क्रिटिसिज्म में जो महिलाएं सिर्फ बुक लिखती, मतलब जो महिलाएं बुक लिखती थी, जो भी राइटर, जो फीमेल राइटर थी वो बुक लिखती थी, इसमें उनका अध्ययन किया जाता था। और इसको टर्म क्वाइन करने वाले एलन शॉल्टर हैं, ठीक है, ये नाम याद रखना है। इसको क्वाइन किसने किया था? एलन शॉल्टर ने। विच अप्रोच अप्लाइज द थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्राइड एंड अदर्स टू लिटरेचर? तो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, ये ध्यान रखना कौन सा वो दृष्टिकोण है, कौन सा वो अप्रोच है, ठीक है, जहाँ पे सिगमंड फ्राइड और अन्य सिद्धांतों को लिटरेचर पर लागू करता है, तो वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशन अराउज्ड इन अ यंग चाइल्ड बाय अ अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फॉर द पेरेंट ऑफ द अपोजिट सेक्स? तो इसे बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे में विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति, ठीक है, इसे बोलते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्राइड के अनुसार कि एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एडिपस कॉम्प्लेक्स जो क्या होता है कि एक लड़के की अपनी माँ के प्रति एक सेक्सुअल डिज़ायर होना और अपने पिता के प्रति दुश्मनी की भावना होना। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक लड़की की अपने पिता के प्रति सेक्सुअल इच्छा होना और अपनी माँ के प्रति दुश्मनी होना, ये होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के का झुकाव किसकी तरफ रहेगा? माँ की तरफ, पिता से दुश्मनी। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की का झुकाव अपने पिता की तरफ रहेगा, माँ से दुश्मनी। तो इस तरह अपने याद रखना है, ठीक है। विच क्रिटिकल थ्योरी फोकसेस ऑन द लीडर्स रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट? तो इसे बोलते हैं रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, याद रखना बच्चा, ठीक है। ये वो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या मानता था, जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये सिद्धांत मानता था। तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म का ये मानना था, ये सिद्धांत ये मानता था कि किसी भी वर्क का जो अर्थ है वो पाठ में नहीं है, यानी कि लेसन में नहीं है, बल्कि ये रीडर और लेसन के बीच एक बातचीत की प्रक्रिया में बनता है। मीन्स यानी कि रीडर के पर्सनल अनुभव होना चाहिए, उसके पर्सनल बिलीफ होनी चाहिए, उसकी व्याख्याओं से प्रभावित होता है किसी भी लेसन का। जो अगर हम किसी लेसन को इवैल्यूएट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं सब कुछ उसी पाठ में हमें मिल जाएगा, ये इनका कहना था। सब कुछ पाठ में नहीं मिलना चाहिए, बल्कि रीडर का उस पर पर्सनल अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसके खिलाफ, तो मतलब उसके जो हमने पढ़ा अभी न्यू क्रिटिसिज्म के खिलाफ था ये, मतलब थोड़ा सा उल्टा था। आगे बढ़ते हैं। हु क्वाइंड द टर्म कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड द आइडिया ऑफ आर्केटाइप? तो कार्ल जुंग। इसको याद रखना है, ये सभी के लिए जो मैंने लिटरेरी टर्म्स कराया है ना, ये आपके एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु क्वाइंड द टर्म कलेक्टिव अनकॉन्शियस? ये जो टर्म है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसको किसने क्वाइन किया? तो ये नाम याद रखना है, कार्ल युंग। इसको युंग पढ़ा जाएगा, कार्ल युंग। कार्ल युंग एक वो थे, क्या बोलते हैं, साइको एनालिटिक थे, ठीक है। इनका मानना ये था कि पर्सनल अचेतन के अलावा एक सामूहिक अचेतन भी होता है जो पूरी मानव जाति द्वारा शेयर किया जाता है, ठीक है, जिन्हें आर्कटाइप भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द यूनिवर्सली अंडरस्टूड सिंबल्स, टर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन लिटरेचर? तो इन्हें बोलते हैं आर्कटाइप्स, यानी कि लिटरेचर में यूनिवर्सल रूप से समझे जाने वाले सिंबल्स, शब्द या व्यवहार के पैटर्न क्या होते हैं? आर्कटाइप्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। What term describe the web of relationship between text where one text references another? तो इंटरटेक्चुअलिटी कहा जाता है इसे। वह शब्द, मतलब वह शब्द क्या है जो वर्क के बीच रिलेशन के जाल का वर्णन करता है, जहाँ एक लेसन दूसरे का रेफरेंस करता है, तो इसे बोलते हैं एक लेसन क्या करता है, दूसरे का रेफरेंस देता है, तो इसे बोलते हैं इंटरटेक्चुअलिटी। ये विचार कोई भी लेसन अलग थलग नहीं, ये विचार क्या बताता है कि कोई लेसन अलग थलग नहीं होता, हर लेसन हर वर्क के संदर्भ, कोटेशन, इंडिकेशन और प्रभाव से बुना होता है।
यानी कि रीडर का किसी लेसन का अनुभव उसके द्वारा पढ़े गए दूसरे वर्क से प्रभावित होता है। What is the body of books, narratives and other texts considered to be a most important and influential of particular time period or place? तो दी कैनन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बुक्स हो गया, स्टोरीज हो गई, दूसरे बुक का वह ग्रुप क्या है जिसे किसी विशेष समय या पीरियड या स्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली माना जाता है, दी कैनन होता है, ठीक है। मतलब लिटरेरी कैनन उन वर्क का ग्रुप है जिन्हें एक संस्कृति में महान या क्लासिक माना जाता था, जिन्हें स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था। तो कैनन अक्सर क्या है, एक बहस का विषय होता था, क्योंकि ये सवाल उठता था कि कौन सा वर्क, यानी कि कौन सा वर्क मतलब कौन से वर्क को शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए, ये था कैनन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन नैरेटोलॉजी व्हाट टर्म रेफर्स टू द टेलिंग ऑफ स्टोरी द नरेटर्स डिस्कोर्स, इसे डाइजेसियस बोलते हैं, ठीक है। डाइजेसिस बोलते हैं, डाइजेसिस यानी कि नैरेटोलॉजी में, यानी कि कथाशास्त्र। नैरेटोलॉजी मतलब कथाशास्त्र। नैरेटोलॉजी में कौन सा शब्द है, कहानी कहने को रेफर करता है, तो इसे बोलते हैं डाइजेसिस। डाइजेसिस का मतलब कहानी को बताना या सारांश करना। इसमें नरेटर घटनाओं के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, राजा बहुत क्रोधित था, तो ये होता है आपका डाइजेसिस, जिसमें नरेटर खुद बताता है। इन नैरेटोलॉजी व्हाट टर्म रेफर्स टू द शोइंग आर इमिटेशन ऑफ रियलिटी, तो इसे मिमेसिस बोला जाएगा, ठीक है, मिमेसिस। नैरेटोलॉजी में कौन सा वो शब्द है जो रियलिस्टिक को दिखाने या उसकी नकल करने को रेफर करता है, तो मिमेसिस। मिमेसिस मतलब ही होता है नकल करना। मिमेसिस का मतलब कहानी को सीधे दिखाना, जैसे कि डायलॉग या एक्शन के माध्यम से। नरेटर पीछे हट जाता है, घटनाएं रीडर के सामने घटती हैं, जैसे कि राजा चिल्लाया मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, यहाँ पे नरेटर हट जाता है, यहाँ पे कैरेक्टर के द्वारा कहानी चलती रहती है। मिमेसिस हो गया। व्हाट थ्योरी एग्जामिन्स लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोलोनाइज पीपल, तो इसे बोलते हैं पोस्ट कोलोनियलिज्म, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है जो कोलोनाइज्ड लोगों के दृष्टिकोण से लिटरेचर की जांच करता है, तो इसे बोलते हैं पोस्ट कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे ये जो सिद्धांत है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो सिद्धांत है कोलोनियलिज्म, ठीक है। ये जो सिद्धांत है ना कोलोनियलिज्म, ये क्या करता था, ये सांस्कृतिक, पॉलिटिकल और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को विश्लेषण करता था, ठीक है। ये जांचता था कि लिटरेचर में जो कोलोनाइजर हैं और जो कोलोनाइज्ड हो उसको कैसे दिखाया जाए और कैसे कोलोनाइज्ड लोगों को अपनी पहचान और संस्कृति को पुनः प्राप्त करने के लिए लिखते थे। व्हाट इज़ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर, तो इसे क्या बोलते हैं, ये याद रखना है इसको भी, इसे हेजमनी बोलते हैं। एक ग्रुप का दूसरे पर सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव क्या होता है, इसे हेजमनी बोलते हैं। ये जो शब्द है ना, ये जो टर्म है ना, ये एंटोनियो ग्राम्सी से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब केवल बल द्वारा शासन करना नहीं बल्कि सहमति द्वारा शासन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टेक्स्ट दैट इज कॉलेज ऑफ अदर टेक्स्ट विदाउट एमिंग फॉर पैरोडी और सटायर, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पास्टिस। वह लेसन क्या है जो पैरोडी या फिर सटायर के लक्ष्य रखे बिना दूसरे वर्क का एक कोलाज है, ठीक है। मैंने इसको कॉलेज पढ़ दिया, कोलाज है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे पास्टिस कहते हैं। पास्टिस क्या होता है, किसी दूसरे राइटर, किसी दूसरे पेंटर या किसी दूसरे पीरियड की शैली की नकल करता है, ठीक है। पास्टिस वही है, ये क्या करेगा, किसी दूसरे राइटर या कोई पेंटर हो गया या किसी पीरियड की स्टाइल की नकल करना। पैरोडी का ये उल्टा है, ठीक है, पैरोडी का ये उल्टा है पास्टिस। ये नकल मजाक उड़ाने के लिए नहीं करता बल्कि सम्मान देने के लिए या उस स्टाइल में कुछ नया बनाने के लिए करता है। पैरोडी तो करता है, पैरोडी भी किसी राइटर, किसी कलाकार, किसी पीरियड की स्टाइल को नकल करता है, लेकिन वो मजाक बनाने के लिए करता है। लेकिन पास्टिस क्या होता है, ये मजाक बनाने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए करता है नकल, या फिर उस स्टाइल में कुछ नया बनाने के लिए करता है। तो ये किसका विपरीत है, पैरोडी का। ये अपने ध्यान रखना है, पैरोडी का विलोम है, ऑपोजिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल एंड दियर यूज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे सिमियोटिक्स बोलते हैं। यानी कि इंडिकेट साइन और सिंबल्स और उनके यूज़ या व्याख्या का अध्ययन क्या है, उसे सिमियोटिक्स वह स्टडी करता है। सिमियोटिक्स क्या होता है, ये स्टडी करता है कि अर्थ कैसे उत्पन्न हुआ, ये जो मीनिंग आई ये कैसे आई। ये मानता है कि हमारी दुनिया साइन से बनी हुई है, साइन इससे बनी हुई है, और हर जो आपका हर साइन एक क्या है, सिग्निफायर है और सिग्निफाइड
होता है, इसका कहना है। आगे बढ़ते हैं। हु आर द टू की थिंकर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो ये नाम आपने याद रखना है। ये नाम क्या है? ठीक है, फर्डिनेंड डी सॉसरे एंड क्लॉडे लेवी स्ट्रॉसस। तो ये दोनों नाम आपने याद रखना है। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि भाषा विज्ञान और मानव शास्त्र में स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद से जुड़े दो प्रमुख विचारक कौन थे? तो फर्डिनेंड डी सॉसेरे और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ये दोनों नाम आपने याद रखना है। ठीक है, ये लोग जुड़े थे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन दैट रेफर्स टू द वेस्टर्न टेंडेंसी टू प्रिविलेज स्पीच ओवर राइटिंग? तो लोगोसेंट्रिज्म, ये याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं? लोगोसेंट्रिज्म। मतलब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि डीकंस्ट्रक्शन में वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो पश्चिमी प्रवृत्ति को यानी कि वेस्टर्न टेंडेंसी को राइटिंग पर स्पीच का प्रिविलेज देने का रेफर करती है? तो लोगोसेंट्रिज। डेरिडा के अनुसार क्या था कि लोगोसेंट्रिक जो है, जो लोगोसेंट्रिज्म है, ये वेस्टर्न टेंडेंसी की ये कॉन्सेप्ट है कि स्पीच और राइटिंग से अधिक मौलिक और सत्य के करीब है, क्योंकि स्पीच में स्पीकर मौजूद होता है। तो डेरिडा इस कॉन्सेप्ट को चुनौती देते थे। ठीक है, क्योंकि स्पीच और राइटिंग में काफ़ी अलग अलग है, क्योंकि स्पीच में राइटर जो होता है वो मौजूद होता है, स्पीकर जो होता है वो मौजूद होता है। व्हाट इज़ द कल्चरल स्टडीज टर्म फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कल्चर फॉर्म्स फ्रॉम डाइवर्स रेंज ऑफ अवेलेबल थिंग्स? तो इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम याद रखना है, ब्रिकोलॉज। ब्रिकोलॉज क्या होता है? ब्रिकोलॉज एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उपलब्ध मटेरियल का यूज़ करके कुछ नया बनाया जाता है। ठीक है, जितनी भी आपके पास मटेरियल है उसका यूज़ करके आप कुछ नया बना सकते हो। अक्सर इन मटेरियल को उनके मूल उद्देश्य से अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे एक सेफ्टी पिन का यूज़ फैशन के रूप में करना। ठीक है, तो इसमें वो होता है क्या? ब्रिकोलॉज। ये नाम याद रखना, जिसमें जो आपके पास जो भी अवेलेबल जो भी मटेरियल है उसका यूज़ करके कुछ नया बनाना, ब्रिकोलॉज। विच क्रिटिक इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्निवल्स एंड डायलॉगिज्म? ठीक है, इसका बताना है क्या हो जाएगा। तो इनका नाम क्या था? मिखाइल बाख्तिन। ठीक है, ये याद रखना है। कौन सा वो क्रिटिक है जो कॉर्निवोलेस्क और डायलॉगिज्म के कॉन्सेप्ट को सबसे मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो वो थे मिखाइल बाख्तिन। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट था कॉर्निवोलेस्क और जो आपका डायलॉगिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट से ये काफ़ी जुड़ा हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the term for the intended reader or audience of a work and imagined by the author? तो implied reader। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइटर द्वारा कल्पना किए गए किसी वर्क को रीडर या ऑडियंस के लिए क्या शब्द है? इम्प्लाइड रीडर। ये एक फिक्शनल रीडर है जिसे राइटर अपने वर्क में लिखते समय अपने मन में रखता है। जैसे राइटर कोई वर्क लिख रहा है तो लिखते समय वो किसी काल्पनिक रीडर को अपने मन में रखेगा। ये वास्तविक रीडर से अलग होता है। तो ये क्या करता है? लेसन की स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, उसकी मान्यताएं इस निहित रीडर के लिए डिज़ाइन की जाती है। यानी कि जब राइटर अपना वर्क लिखता है ना, तो राइटर एक इम्प्लाइड यानी कि एक फिक्शनल रीडर को अपने दिमाग में रखता है कि हाँ, कोई तो पढ़ेगा जो इसके स्ट्रक्चर को देखेगा, इसकी लैंग्वेज को देखेगा। व्हाट इज़ द नरेटर हुज क्रेडिबिलिटी हैज़ बीन सीरियसली कम्प्रोमाइज? तो अनरिलायबल नरेटर कहा जाता है। वह नरेटर कौन है जिसकी विश्वसनीयता गंभीर रूप से कैसी है? संदिग्ध हो गई है। तो उसे बोलते हैं अनरिलायबल नरेटर। एक ऐसा नरेटर जिस पर रीडर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। वह जानबूझकर झूठ बोल सकता है, घटनाओं को गलत समझा सकता है, मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। तो रीडर को सच्चाई का पता लगाने के लिए उसकी बातों पर सवाल उठाना पड़ता है। उसे बोलते हैं अनरिलायबल नरेटर। व्हाट इज़ अ वर्क ऑफ लिटरेचर स्पेशली वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड लास्टिंग वैल्यू? तो इसे बोलते हैं क्लासिक। ये याद रखना, लिटरेचर का एक वर्क क्या है स्पेशली जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी और एक लास्टिंग वैल्यू है, तो उसे क्लासिक बोलते हैं। क्लासिक एक ऐसी लिटरेरी वर्क है जिसे समय परिचित माना जाता था, यानी कि ये यूनिवर्सल विषयों को क्या करता था? एड्रेस करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टिंक्ट कैटेगरी अ टाइप ऑफ लिटरेचर? इसे जॉनरा कहते हैं। तो जॉनरा मतलब विधा, हिंदी में क्या बोलेंगे? विधा बोलेंगे। ये सभी को पता है। ये लिटरेचर की यह लिटरेचर को उसकी स्टाइल, उसके फॉर्म, उसके फॉर्म के आधार पर क्या किया जाता था?
वर्गीकृत किया जाता था, यानी कि मुख्य विधाएं, यानी कि मेन जो जॉनरा, जैसे कि पोयम, जैसे कि प्ले, जैसे कि प्रोज, ठीक है, जैसे कि ट्रेजेडी, जैसे कि कॉमेडी, जैसे कि साइंस फिक्शन, जैसे कि मिस्टीरियस, यानी कि उसका नाम, ठीक है। ये लिटरेचर की उसकी स्टाइल, उसके फॉर्म के आधार पर वर्गीकृत करने का तरीका था कि इस लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो जॉनरा हो गया, विधा। व्हाट इज द रिकरिंग एलिमेंट, सब्जेक्ट और आइडिया इन द लिटरेरी वर्क, इसे मोटिव कहते हैं। मोटिव क्या होता है, एक जैसे कोई वर्क है ना, जैसे कोई वर्क है, कोई प्ले चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, बार बार एक ही इमेज, बार बार एक ही इवेंट बार बार दिखाया जा रहा हो, ठीक है, जो कहानी का मुख्य विषय को विकसित करने में मदद करता है, तो वो होता है मोटिव। जैसे कि मैकबेथ में बार बार क्या दिखा रहा है, ब्लड दिखाया जा रहा है, मौसम दिखाया जा रहा है, ये मोटिव है। यानी कि जैसे कोई प्ले चल रहा है, बार बार किसी इमेजेस को, किसी साउंड को, किसी एक्शन को, किसी सिंबल को बार बार वो दिखाया जा रहा है, तो वो मोटिव हो गया। व्हाट इज़ द कॉमन ऑफन यूज थीम और कन्वेंशन इन द पर्टिकुलर लिटरेरी जॉनरा, इसे ट्रूप बोलते हैं। ट्रूप एक कहानी कहने वाला डिवाइस होता है जिसे रीडर आसानी से पहचान लेते हैं। ये एक प्लॉट, कैरेक्टर या विषय भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्सन लाइफ स्टोरी रिटन बाय दैट पर्सन, तो ऑटोबायोग्राफी, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ द पर्सन लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन, तो बायोग्राफी। व्हाट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स रिटन बाय पर्सन हैविंग इंटीमेट नॉलेज ऑफ देम, तो इसे मेमोयर कहते हैं, है ना, मैंने बताया था, ठीक है। मतलब किसी पर्सन द्वारा लिखी गई उसकी अपनी जीवनी, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। जब कोई पर्सन स्वयं अपने जीवन की कहानी लिखता है, अपने बर्थ से लेके अपने सक्सेस तक का लिखता है, तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गया, यानी कि, ठीक है। और बायोग्राफी क्या हो गया, बायोग्राफी किसी और के द्वारा लिखी गई किसी पर्सन की जीवन की कहानी, बायोग्राफी। जब कोई राइटर किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की कहानी लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं, बर्थ से लेके डेथ तक या बर्थ से लेके सक्सेस तक। मेमोयर समझ में आया, किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई घटनाओं का वो रिकॉर्ड होता है जिसे उसकी गहरी जानकारी होती है। मेमोयर क्या होता है, ये भी ऑटोबायोग्राफी के समान ही है, ऑटोबायोग्राफी में ही मिलता है और उसी के समान है, लेकिन ये पूरे जीवन पर ध्यान नहीं देता, ये सिर्फ राइटर के पर्टिकुलर कोई पहलू है, कोई टाइम है, कोई पीरियड है, उस पर ध्यान देता है। व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ प्रेजुडिस फॉर अगेंस्ट वन पर्सन और ग्रुप स्पेशली इन अ वे कंसिडर्ड टू बी अनफेयर, तो बायस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बायस यानी कि किसी विषय के प्रति एक झुकाव, निष्पक्ष निर्णय को रोकता है। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर अ पास्ट दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस, तो इसे बोलते हैं एनेमिया, ठीक है, ये याद रखना है, एनेमिया, मॉडर्न बट इंक्रीजिंगली यूज टर्म, ठीक है, इसे एनेमोइया बोलते हैं, एनेमोइया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक मॉडर्न टर्म है, एनेमोइया, ये एक मॉडर्न टर्म है जो एक ऐसे समय या स्थान के लिए इच्छा करना जिसे व्यक्ति ने पर्सनल रूप से कभी नहीं जाना, जैसे किसी पुरानी तस्वीर या कहानी को देखकर महसूस करना। नॉस्टैल्जिया यानी कि पास्ट के लिए, नॉस्टैल्जिया की भावना क्या कहलाती है, जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया है, तो ये होता है एनोमोइया, ये मॉडर्न शब्द है। व्हाट इज़ द शॉर्ट टेक्स्ट ऑनरिंग अ डिसीज्ड पर्सन ऑफन इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम स्टोन, तो इसे एपिटैफ कहेंगे। व्हाट इज अ स्पीच ऑन पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली टिपिकली समवन हु हैज जस्ट डाइड, इसे यूलॉजी बोलेंगे, इसको समझ लेते हैं। यूलॉजी क्या होता है, यूलॉजी एक स्पीच होती है जिसमें किसी पर्सन के डेथ के बाद अक्सर उसका जब फ्यूनरल होता है ना, फ्यूनरल के समय उसकी तारीफ में दिया जाता है, ठीक है, ये होता है यूलॉजी, ठीक है, ये एपिटैफ से अलग होता है। व्हाट इज़ द थिंग, यानी कि इसको ना फ्यूनरल के समय गाया जाता है उसी पर्सन की तारीफ में। व्हाट इज़ द थिंग बिलोंगिंग आर अप्रोप्रिएट टू अ पीरियड अदर दैन दैट इन विच इज इट इन एग्जिस्ट, तो एनिक्रोनिज्म। व्हाट इज़ द प्रिवेलिंग कस्टम स्टाइल आर यूजेज इन लिटरेचर, तो कन्वेंशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एनिक्रोनिज्म एक ऐसी चीज़ क्या है जो उस पीरियड के अलावा किसी दूसरे पीरियड से रिलेटेड या सुटेबल है जिसमें वो मौजूद नहीं है, तो एनिक्रोनिज्म ये एक कहानी की समय की गलती है जब कोई वस्तु, घटना या पर्सन अपने हिस्टोरिकल पीरियड से बाहर रखा जाता है। फॉर जूलियस सीजर के बारे में अगर देखा जाए तो एक प्ले में एक कैरेक्टर ने घड़ी पहना है, ठीक है, ये हो गया एनिक्रोनिज्म। आगे बढ़ते हैं।
कॉन्वेंशन क्या हो गया, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लिटरेचर में जो प्रचलित रीति स्टाइल का यूज़ किया है उसे कॉन्वेंशन कहते हैं। ये कॉन्वेंशन होता है क्या है, एक विशेष लिटरेरी जॉनरा से जुड़ी जो ट्रेडिशनल विशेषताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल एक परी कहानी यानी कि एक परी कथा की शुरुआत एक बार की बात है, तो ये एक कॉन्वेंशन है। वर्ड टर्म डिस्क्राइब अ वर्क दैट इज सेंटिमेंटल और इमोशनल एंड एक्सेसिव डिग्री, तो इसे बोलते हैं मॉकिश। ठीक है, मॉकिश या मॉडलिंग, ये सब जो है ना ये अत्यधिक बनावटी और बहुत ही बनावटी भावुकता को दिखाता है, स्पेशली दयापूर्ण तरीके से। एक ऐसी भावना जो सच्ची नहीं लगती, उसे बोलते हैं मॉकिश या मॉडलिंग। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो ऐसे वर्क का वर्णन करता है जो अत्यधिक भावुक है, तो ये होता है मॉकिश या मॉडलिंग। ये ऐसी भावना होती है जो सच्ची नहीं लगती है, बनावटी लगती है। वर्ड टर्म डिस्क्राइब अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज डल अनओरिजिनल एंड कॉमन प्लेस, इसे बोलते हैं बैनाल। बनाल या फिर हैकनीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बनाल या फिर हैकनीड। ये शब्द उन विचारों, उन फ्रेज, उन विषयों के बारे में बताते हैं जो इतने अधिक यूज़ किए जा चुके हैं कि वे अपनी मौलिकता और अपनी ताजगी खो चुके हैं और कैसे लगते हैं, उबाऊ लगते हैं, एकदम क्लीश के समान ही है ये बनाल और हैकनीड। किसी शब्द का इतना ज़्यादा यूज़ कर देना या किसी विचार का, किसी फ्रेज का, किसी विषय का इतना ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है कि ये अपनी मौलिकता खो चुके होते हैं और अपनी ताजगी खोजो और उबाऊ लगते हैं ऐसे वर्ड जैसे कि क्लिश, बनाल, हैकनीड। व्हाट इज़ अ लॉन्ग टीडियस स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, तो टायरेड या फिर आप बोल सकते हो इसे बोला जाता है टायरेड या हैरेंग। ठीक है, टायरेड या हैरेंग एक लंबा, ये स्पीच ना लंबी होती है, थोड़ी सी टीडियस होती है, थकाऊ स्पीच होती है, तो इसे बोलते हैं टायरेड या हैरेंग। ये लंबी होती है और गुस्से से भरी होती है और आक्रामक स्पीच होती है जो किसी की आलोचना करते हैं। तो हैरेंग हो गया चाहे टायरेड हो गया, ये एक प्रकार की स्पीच ही होती है जो गुस्से वाली स्पीच होती है, लंबी होती है और ये किसी की क्रिटिसिज्म करता है यानी कि आलोचना करता है। व्हाट टर्म मीन्स ग्रेट वर्क रेफरिंग टू द लार्जेस्ट एंड बेस्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, तो मैग्नम ओपस। किसी शब्द का अर्थ महान वर्क या किसी कलाकार की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ वर्क को क्या कहा जाता है, मैग्नम ओपस कहा जाता है। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका यूज किसी राइटर, कलाकार, संगीतकार के करियर की सबसे महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी वर्क के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ अ बुक और राइटिंग दैट इज़ ऑफ अननोन ऑथरशिप, तो इसे बोलते हैं अपोक्रिफा। ठीक है, बस इतना ही है, ख़त्म हो गया है। इसे क्या बोलते हैं, अपोक्रिफा, अपोक्रिफा बोलते हैं। ठीक है, ये जो शब्द है मूल रूप से उन बाइबल के बुक को रेफर करता है जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध थी, जिन्हें ऑफिशियली कैनन में शामिल नहीं किया गया था। ठीक, तो इसे बोलते हैं अपोक्रिफा। याद रखना है, एक बुक या एक राइटिंग क्या है जिसका लेखक अननोन है, जिसका लेखक का ही नहीं पता। ऐसा बुक हो, ऐसी राइटिंग हो जिसके लेखक का ही नहीं पता, उसे बोलते हैं अपोक्रिफा। व्हाट टर्म क्वाइंड बाय होरेस मीन्स टू टीच एंड टू डिलाइट, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे आपने याद रखना डल से एट यूटिले। होरेस द्वारा क्वाइन किया गया वो कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है सिखाना और आनंद देना, जिसका मतलब होता है टू टीच या टू डिलाइट। ये होरेस ने क्या किया था, इस टर्म को क्वाइन किया था, डल से एट यूटिले। ये एक लैटिन फ्रेज है जो कहता है कि साहित्य के दोहरे उद्देश्य होने चाहिए। एक तो डल से मतलब क्या होता है, डल से मतलब मधुर होने चाहिए, आनंददायक होना चाहिए। दूसरे यूटिले होने चाहिए यानी कि उपयोगी होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए। यानी कि कोई भी पोयम को रीडर को आनंद भी देना चाहिए और उसे नैतिक रूप से शिक्षित भी करना चाहिए। अगर कोई पोयम है, रीडर पढ़ रहा है, तो पोयम में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। रीडर पढ़ते समय उसको आनंद भी आना चाहिए और पढ़ने के बाद उसको एक मॉरल शिक्षा भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये इनका मतलब था। तो डल से एट यूटिले ये मतलब है। आगे है व्हाट इज़ अ पोएम और सॉन्ग ऑफ सॉरो और लेमेंटेशन, तो इसे डर्ज बोलते हैं। डर्ज एक छोटा, बहुत ही छोटा, धीमा, उदास गीत होता है। सैड सॉन्ग होता है, सैड पोइट्री होती है जो डेथ और शोक व्यक्त करता है। ये आमतौर पर एलजी से छोटा होता है और लेस फॉर्मल होता है। ठीक है, एलजी से छोटा होता है और लेस फॉर्मल होता है, यानी कि कम औपचारिक होता है और इसे अक्सर फ्यूनरल में गाया जाता है डर्ज को। तो ये था भाई, इतने छूट गए थे, कैसा लगा, मैंने समझाने की भी कोशिश की है। खैर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, इसलिए किसी भी टॉपिक को बहुत अंदर तक नहीं गए। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका जो 100 पार्ट था वो मैंने उसमें करा दिया था, ये अब का इतना बचा था 105, यानी कि 205 पूरा मैंने लिटरेरी टर्म्स का करा दिया है। तो इसका PDF अब मैं दे दूँगी। ठीक है, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड फीडबैक।